तो भाई ये एपिसोड एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जनरली क्रिकेट में बहुत लोग यही सपना देखते हैं कि भाई क्रिकेटर बन जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लें। और बहुत सारे इस टाइप के प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, उनका करियर का स्टार्ट वगैरह अच्छा होता है, एंड फिर गायब, एंड फिर वापस करते हैं और फिर गायब। तो आज का एपिसोड ना थोड़ा सा अलग है। आज का एपिसोड हम लोग कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अच्छे से डिटेल में बात करेंगे जिनका करियर थोड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ या जिनमें पोटेंशियल बहुत था, लेकिन आज के टाइम में सितंबर 2025 के मोमेंट में देख के ऐसा लगता है कि यार उनका करियर आई हैव नो आइडिया कहाँ जाएगा। ठीक है, भलाई का छोटा था पढ़ाई में फेल, बाकी रैप पे जो पढ़े वो तो गिना ही नहीं मैंने, बाकी घर पे जो लाया मेरे पैसे जब रैप से तो बेटे के अभी ना दिखाई नहीं दिए मेरे भाई में से किसी पे तो विलाई दीजिए, किसी भाई को तो मिली नहीं है पिलाई के लिए, तुझे बोल दिया पहले तेरी भलाई के लिए, तेरी जलाएंगे जबाएंगे तबाई के लिए। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खाली तेरे से पूछूं, तेरे क्यों ये एपिसोड करने की बारे क्यों सोचा था तूने? मतलब मैं जनरली ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहता था और पब्लिक को बताना चाहता था जिनका फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा इंडियन T20 क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट के सेटअप में। ठीक है, मतलब ये लोग उस सेटअप का पार्ट थे और बहुत अच्छे हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो वैसी वाली बात है कि अफसोस वो नहीं है इस सेटअप का और जो भी पूरा सिनारी है उसका पार्ट। हाँ, लेकिन मैं भाई एक पार्ट यहाँ पे और कहना चाहूंगा, अभी वीडियो स्टार्ट ही हुआ है, जिसने वीडियो यहाँ तक देखा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, हमारे अभी रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए और हम चाहते हैं कि अब जो ग्रोथ हो वो ज्यादा अच्छी हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को, अगर आपको पसंद आता है तो। ऑन दैट नोट, इसी नोट पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। भाइयों, सब्सक्राइब करते रहना है, कमेंट करते रहना है। मैं यहाँ युजवेंद्र चहल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने ऐसे बंदों के नाम लिखो जिनको तुमको देख के लगता है कि यार इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है या परफॉर्मेंस है, फिर भी इंडिया के लिए फ्यूचर। तो भाई ऑन दैट नोट मेरे को लगता है कि इससे अच्छा इंटरेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। दैट इज युजवेंद्र चहल। भाई वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक स्टोरी लगती है मेरे को, अगर लास्ट एक डेकेड की अगर बात करें इंडियन क्रिकेट में। भाई जेन्युइन विकेट टेकर, अ प्रॉपर रिकॉर्ड होल्डर, लेकिन आसपास भी नहीं आज के टाइम में मेरे को लगता है इंडियन मैनेजमेंट के। मैं कुछ इसके अमेजिंग टेस्टामेंट बताना चाहता हूँ कि कितना अमेजिंग बॉलर है। 121 विकेट लिए इसने ओडीआई में सिर्फ 72 मैचेस में। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, एंड आईपीएल के हिस्ट्री का हाईएस्ट विकेट टेकर है 221 मैचेस में। सॉरी, 221 विकेट्स है स्टार्टिंग के 4-5 सीजन जबकि खेला नहीं है। एंड मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट बता दूं, हम लोग व्हाइट बॉल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ओडीआई डोमिनेंस के बारे में बात करता हूं। इसका कुछ ना भुवनेश्वर कुमार के टाइप्स का भी रहा है मेरे हिसाब से। तो जो 2019 वाला इसका पीरियड था ना, 2017, 18, 19, यहां पर ये बंदा पीक कर गया था। ठीक है, 2018 और 19 में से 58 विकेट्स लिए 33 ओडीआई मैचेस में। ठीक है, एंड अब गजब बात सुन ठाकुर, 121 विकेट्स हैं इसके ओवरऑल पूरे अपने करियर में, ओडीआई करियर में। इसमें से 61 विकेट्स, बेसिकली 50% ऑफ द विकेट्स ने सेना कंट्रीज में लिए हैं। सेना कंट्री के अगेंस्ट नहीं, सेना कंट्रीज में लिए हैं। एज अ लेग स्पिनर अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जाके विकेट्स लिए हैं। ठीक है, अब इमेजिन कर कितना गजब बात है। अब कितनी भयंकर पैराडॉक्स की बात है ठाकुर की, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बॉलर, ठीक है, इंडिया का सेकंड बेस्ट T20 आईज का बॉलर, ओडीआई में कमाल का रिकॉर्ड, सेना कंट्रीज में कमाल का रिकॉर्ड, फिर भी आसपास भी नहीं है। अब 2019 के बारे में बात करता हूँ। 2019 में वो जो वर्ल्ड कप सबको याद होगा, जहां इंग्लैंड के सामने कुटाई हो गई थी दोनों ही हमारे लेग स्पिनर्स की। उसके बाद से सडनली इंडिया वालों को पता नहीं क्या हुआ कि भाई हमको दो लेग स्पिनर एक साथ चाहिए नहीं। उसके बाद से भाई वो टीम से बाहर हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है ये स्पिन करता था, उसके अलावा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काइंड ऑफ एक लायबिलिटी ही था। उसके बाद से इसका जो डिक्लाइन आया है इंटरनेशनल करियर में वो बहुत ही ज्यादा वो है कि यार तेरे को ऐसा लगे कि क्या हो गया। जिनके 4 या 5 मैचेस खेले उसमें भी कोई प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं है। सेम T20s में पोस्ट 2018 टू 2022 तक इसने कुछ 4 या 5 साल में गिनती के विकेट्स लिए और कंप्लीटली गायब हो गया। हालांकि 2021-2022 में इसने दोनों वनडे और T20 दोनों में कमबैक किया। T20 में मुझे याद है कुछ 14 मैच में 21 विकेट लिए थे, एंड उसी दौरान उसने वनडेज में भी कमबैक किया, वनडेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर भी ये इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। जो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था वहां ये खेल नहीं पाया। मैं इस चीज में बात करना चाहता हूँ, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर, आज तक इसने T20 वर्ल्ड कप का एक मैच नहीं खेला है। मेरे को नहीं लगता युजवेंद्र चहल से बड़ा कोई इस पूरी कैटेगरी में कोई बादशाह हो सकता है, इस कैटेगरी का बादशाह, क्योंकि कुलदीप यादव से क्लियरली जहां पर हमको एक सिचुएशन आया कि हम लोग सिर्फ एक ही स्पिनर को
अफोर्ड कर सकते थे एक लेग स्पिनर, क्योंकि जो हमारे बाकी के 2 स्पिनर थे, अक्षर हो, अश्विन हो या जडेजा हो, सबके सब बैटिंग कर सकते थे। युजवेंद्र एक लाइबिलिटी था फील्ड में, युजवेंद्र एक लाइबिलिटी था विद द बैट। आज के टाइम में वरुण चक्रवर्ती तक T20 में युजवेंद्र चहल से आगे जाता है, जबकि ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक है, मतलब बॉलिंग ही करता है चक्रवर्ती, ना फील्डिंग उतना लेवल पे, ना बैटिंग उस लेवल पे, लेकिन फिर भी बैटिंग और फील्डिंग में दोनों ने इंडिया की टीम युजवेंद्र से ज्यादा वरुण चक्रवर्ती पे भरोसा करती है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है युजवेंद्र का एक जो बहुत ज्यादा रन्स देने वाली एक इशू आ गया था कि बहुत ज्यादा रन्स देता था जब भी वो विकेट्स लेता था, हालांकि रन्स बहुत देता था, एक डिफेंसिव बॉलिंग की एक आर्ट उस लेवल पे नहीं थी युजवेंद्र की। मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आने के लिए। क्या थॉट्स है तेरे चहल पे? पहले तो मैं चहल पे जहां तूने फिनिश किया वहीं से चालू करता हूँ। चहल की जो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अटैकिंग बॉलर तो है मगर वो कभी डिफेंसिव बॉलर नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे तुमको डिफेंसिव होना पड़ सकता है, वहां पे चहल तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी बन सकता है, क्योंकि वो अंडर द अटैक बहुत इजीली आ सकता है। साथ ही साथ मुझे याद आता है वो वाला साल जहां पे 2021 था शायद तक, जहां पे T20 वर्ल्ड कप की टीम में युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करके राहुल चहर को लिया गया था। जस्ट बिकॉज जो रीजन था वो ये दिया गया था कि युजवेंद्र चहल बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है, हवा में, इन द एयर, पिच पे, और जो दुबई की पिचेस है जो इनहेरेंटली स्लो है, वहां पे चहल को मारना ज्यादा आसान हो जाएगा कंपेयर टू राहुल चहर। तो मतलब युजवेंद्र चहल के साथ भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, ये मेरे को लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बंदा इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर था T20 में, उसने आज तक एक भी T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेले, जबकि T20 वर्ल्ड कप का तो ऐसा भी नहीं है ना T20 वर्ल्ड कप का कि भाई वो हर 4 साल में हो रहा है, नहीं, वो तो हर दूसरे साल हो जा रहा है। एक बार तो ऐसा था कि वो बैक टू बैक ईयर्स में हुआ था और तब भी चहल को मौका नहीं मिला। बहुत सैड स्टोरी है ये भाई इसमें मतलब कितनी गजब बात है। इसका लिस्टे का करियर कमाल का है, फर्स्ट क्लास का करियर कमाल का है, T20 का करियर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अपने पूरे T20 करें 380 के आसपास विकेट है। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है ना, मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट आया जहां पर है ना इंडिया टीम ने देखा कि यार चहल ने अपनी बैटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, चहल ने अपनी फील्डिंग में कोई कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, कुछ अगर आज से 10 साल पहले और अभी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। उसके अलावा चहल की अगर तो बॉलिंग की बात करें उसमें भी कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क नहीं आया, जबकि भाई चहल इकलौता है, मैं चहल का रिकॉर्ड चेक कर रहा था, ऐसा कोई सीजन नहीं गया पिछले 7 सीजन से कंसिस्टेंटली वो 15 या 15 ज्यादा विकेट लिए उसने आईपीएल पिछले 7 सालों से, हर साल 15 या उससे ज्यादा विकेट ले रहा है। मतलब परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है जिस टाइप का बॉलर चाहिए इंडिया टीम को शायद चहल उसका फिट नहीं बैठ रहा है। वरना और क्या कारण हो सकता है कि चहल जैसा बंदा टीम में नहीं बना पाएगा। और जो मैं उसके वनडेज वगैरह की बात कर रहा था उसको मैं भी देख रहा था, 2020 और 21 में उसने 6 वनडेज खेले और कुछ 10 या 11 विकेट ले पाया। तो एक बहुत क्लियर था कि इंडिया टीम बहुत क्लियरली मूव ऑन कर गया है। नेक्स्ट बंदे पे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से चहल पे अपने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट बंदा है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठाकुर से बहुत अच्छा बात करेगा, दैट इज हर्षल पटेल। तो जैसे जब हम चहल से हर्षल पटेल पे मूव हो रहे हैं, तो जहां तक मुझे याद है चहल के पास एक पर्पल कैप है, ठीक है, हर्षल पटेल के पास 2 पर्पल कैप है, ठीक है। और एक ऐसा बंदा जिसके पास 2 पर्पल कैप है, और वो भी ऐसा नहीं कि भुवी या ब्रावो टाइप्स की, बहुत पहले की बात है ये जब हर्षल पटेल के पास पर्पल कैप थी। हर्षल पटेल ने 2021 में पर्पल कैप जीती थी और 2024 में पर्पल कैप जीती थी आईपीएल में। तो उसका आईपीएल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और कहीं ना कहीं हर्षल पटेल को भाई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत कम मौके मिले हैं T20 करियर में। उसने अपने T20 करियर में 25 मैच खेली है, कुछ उसने 24 इनिंग्स में बॉलिंग की, उसने 29 विकेट्स लिए, 26 का एवरेज है और 9.18 का इकोनॉमी है, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, वो मतलब एवरेज भी नहीं है, थोड़ा सा वर्स देन एवरेज ही है। अब हर्षल पटेल जनरली उस कैटेगरी में आता है कि जहां पे तुम ये सोचोगे कि भाई वो थोड़ा बहुत डेथ में बॉलिंग भी कर लेगा, नंबर 8 पे, नंबर 9 पे बैटिंग भी कर सकता है, हियर एंड देयर तुमको अगर कुछ होल्ड द बैट वाली सिचुएशन आ जाती है तो वो कर लेगा। लेकिन हर्षल पटेल की जो बैटिंग से जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो भी कुछ इतने खास नहीं रहे हैं। दो उसको 10 इनिंग्स में बैटिंग मिली है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो भाई इतना कुछ खास कर नहीं पाया। अब हर्षल पटेल के साथ आने वाले दिनों में क्या दिक्कत आती है, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि एज उसकी साइड नहीं है। 35 का वो होने वाला है, जस्ट 35 से थोड़ा सा कम है। और जो रोल मैंने हर्षल पटेल के लिए डिस्क्राइब किया
उसमें हर्षित राणा अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फिट बैठ रहा है, और हम सबको पता है अभी हर्षित राणा को कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब चलो बात रही हर्षित राणा की, तो वो तो अलग है, लेकिन जो इनहेरेंट खुद के हर्षल पटेल के फ्लॉज है वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी हायर साइड पे रह रही है, विकेट ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा कुछ, एक हर मैच में एक विकेट के रूप में अगर तुम देख रहे हो तो डेथ में तुम इतने ज्यादा रन खा जा रहे हो कि वो विकेट के फिर उतने ज्यादा कुछ मायने नहीं रह रहे। अब जब सिलेक्शन की बात आएगी यार, तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम्हारे ऊपर पहले कई लोगों को प्रीफर किया जाएगा। जैसे कि मैं देख रहा था एक लिस्ट ऑफ पीपल जिन्होंने डेब्यू किया है रिसेंटली, तो जो अभी का सिनारियो बन रहा है टीम का, वो कुछ ऐसा बन रहा है कि टीम जनरली चाहती है कि जो उसके स्पिनर्स हो वो बैटिंग कर सके, ठीक है, और आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स टाइप लोग खेले। हर्षित राणा उसमें ये सिनारियो में थोड़ा सा एक एनोमली है। अब जो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं जिनको हर्षित पटेल के ऊपर इजीली पिक कर लिया जाएगा, वो जैसे खलील, मयंक, फिर वो देशपांडे, उमरान मलिक, भाई ये लोग इतना पेस और जो भी इनके पास जो एक एक्स फैक्टर जो ये प्रोवाइड करते हैं, वो हर्षल पटेल को कहीं ना कहीं वो इन चीजों में बीट कर जाएगा। अब हर्षल पटेल का जो लास्ट सीजन रहा है वो भी इतना कुछ खास नहीं रहा कि वो मतलब कुछ माइंड बॉगलिंग हो कि वो टीम का दरवाजा खटखटा सके। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है हर्षल पटेल के साथ वो ये है कि हर्षल पटेल का जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा पिच कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जहां पे उसकी बॉल ग्रिप करे, उसकी जो स्लोअर वंस है वो रुक के आए। और अब ऐसी सिचुएशंस हम जनरली देख नहीं रहे हैं अभी जो क्रिकेट सर्किट चल रहा है उसमें। वहां पे बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं, पिचेस जनरली पाटा होती है, तो हर्षल पटेल पूरा आउट एंड आउट बाहर हो चुके हैं इस सीन से। मैं एक बात बताऊं, हर्षल पटेल मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद था T20 सेटअप के लिए, कि एक बार मतलब जो उसका 2021-22 वाला सीजन था, मेरे को आज भी याद है। 21 में तो भाई स्लोअर वन के साथ साथ जो यॉर्कर्स वो नेल करता था, कुछ 32 विकेट लिए थे, मुझे आज भी याद है। इनफैक्ट अगर तुम लास्ट के 5 या 6 साल के उसके रिकॉर्ड देखोगे ना बॉलिंग के, कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छे नंबर्स है, वो खराब नंबर्स नहीं है सच। लेकिन जो इकोनॉमी है ना वो एक तो हायर साइड है, दूसरा उसको इंडिया टीम के लिए चांस भी मिला, उसने इंग्लैंड वगैरह में भी खेले। और जो उसकी स्किल है ना कि वो कटर्स डालता है, स्लोअर वन डालता है, यॉर्कर्स डालता है, ये सब ऑन पेपर बहुत अच्छा है। हर्षल पटेल के साथ ठाकुर एक प्रॉब्लम है, मुश्किल वक्त में वो चीज डिलीवर कर पाता है कि नहीं करता। वो कहीं ना कहीं सैम करन वाला सिचुएशन है कि स्किल है, स्किल तो है बंदे के पास, लेकिन जब एक्चुअली में मुद्दा एकदम हाई टेंस सिचुएशन है, तब क्या उसके स्लोअर वन लैंड कर रहे हैं, तब क्या उसके यॉर्कर लैंड कर रहे हैं। वरना पेस भी उसका अच्छा खासा है, वो 140 तक हिट कर जाता था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा। बैटिंग में कहीं ना कहीं शायद आई टेस्ट में हर्षित राणा से बेटर लगता है, लेकिन अभी तक उस लेवल का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो हर्षल पटेल मुझे एक्चुअली बहुत पसंद था। 2021 में उसने 32 विकेट लिए थे। सोच वही साल नेक्स्ट 2 साल बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप था, और फिर भी अगर वो T20 टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाया, और दोनों T20 वर्ल्ड कप में हमने कुछ खास नहीं उखाड़ा। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जहां सैम करन को याद हो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, हर्षल पटेल कुड बी दैट गाय जो स्लोअर रन वगैरह डाल के बड़ी बाउंड्रीज। वो जो हर्षल पटेल के साथ दिक्कत ये है ना भाई, कुछ लोग जो होते हैं ना जो ओवरडू कर जाते हैं चीजों को। हर्षल पटेल ने इतनी ज्यादा कटर्स और स्लोअर बॉल्स डाली है कि वो उसकी मेन बॉल हो चुकी थी, और जो उसकी पेस बॉलिंग थी जो वो 135-140 तक डाल सकता था, वो उस पर उसने कभी कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं। वो अगर उस पर ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करता तो वो एक पावर प्ले टाइप का भी बॉलर बन सकता था, मतलब एटलीस्ट एक ओवर। मैं अभी भी कुछ उसके वीडियोस देख रहा था, वो पावर प्ले में इतना कुछ खास नहीं कर पाता है। तो कभी भी हमेशा तुमको ऐसा रखना पड़ेगा कि हर्षल पटेल कैन नॉट बी योर सेकंड चॉइस फास्ट बॉलर। एक थर्ड पेसर के रूप में ही खेल सकता है। तुम्हारे पास 2 पेसर होने चाहिए पावर में ऑपरेट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, एक मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है जो अब सेटिस्फाई करना करंट सर्किट में इतना पॉसिबल नहीं। The only word that I can say is कि वो इवॉल्व नहीं पाया। और इनफैक्ट इस पूरे एपिसोड में तुम कहीं ना कहीं ये चीज देखोगे कि लोग कहीं जाके अटक गए और उसको नेक्स्ट लेकर नहीं गए। लेकिन ठाकुर ने एक स्टार्टिंग में बंदे का नाम लिया था, भुवनेश्वर कुमार। हमारे एज के जितने भी बंदे, मेरे को लगता है भुवनेश्वर कुमार उनकी कोर मेमोरी का पार्ट होगा। मेरे को नहीं लगता उससे शानदार डेब्यू T20 या वनडेज में किसी का हुआ होगा। ठीक है, एकदम शानदार। भाई भुवनेश्वर कुमार जब सीन में आया ना, उसने लेजेंड आग लगा दी थी। कुछ मेरे को याद है कुछ 1 या 2 साल में वो इंडिया का मेन बॉलर हो गया था। ऐसा भी नहीं कि हाँ अभी बस्ट, सीधा मेन बॉलर। जिस तरह से बुमराह का एक राइज था ना, भुवनेश्वर कुमार का शायद उससे बेहतर होगा स्टार्ट के 2-3 साल की। वो इतना इंपॉर्टेंट 2011-12 में डेब्यू किया, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मेन बॉलर था। इमेजिन करो जो, और 2015 के वर्ल्ड कप की स्क्वाड में खेलने 11 में का पार्ट नहीं बन पा रहा था। तो मैं भुवनेश्वर कुमार का बताता हूँ। पहले तो कुछ हल्का सा टेस्ट मैच का बता दूं। 21 मैच खेले, 63 टेस्ट मैच के विकेट्स हैं, और चल इंजरी वगैरह होने लगी, उसको खिलाया नहीं,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओडीआई क्रिकेट में बात करता हूँ ठाकुर, 141 विकेट से 121 मैचेस में और 5 की इकोनॉमी है, ठीक ठाक है। तू इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं बोलेगा, कंसिडरिंग कि ये भुवनेश्वर कुमार है। अगर तेरी मेमोरी में कभी ये नहीं होगा कि इसने 121 मैच खेल के सिर्फ 140 विकेट्स लिए होंगे, ऑलमोस्ट इतने विकेट्स तो उसके आधे मैच में उसने ले लिए थे, चहल ने। आगे बढ़ते हैं, उसका जो लास्ट मेरे को लगता है जो लास्ट अच्छा स्टेंट था इंडिया के लिए वनडेज में, दैट वाज 2019 वर्ल्ड कप और वो वाला साल। तो 2019 के साल में उसने 33 विकेट्स लिए थे 19 गेम्स में, और उसकी एवरेज भी सिर्फ 23 की थी। ये इतना कमाल के जोन में चल रहा था। लेकिन उसके बाद उसने नेक्स्ट 6 साल में सिर्फ 7 वनडे मैचेस खेले, नेक्स्ट 6 साल में सिर्फ 7 वनडे मैचेस खेले। मैं उसके आगे बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा जो इशू ठाकुर उसके साथ था, भुवनेश्वर कुमार ना मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट लिमिटेड बॉलर था। व्हाई डू आई से दैट, कि वो बहुत ज्यादा अपनी स्विंग पे रिलाई करता था। तू मानेगा नहीं, एशिया कंडीशंस में उसकी एवरेज 40 से ज्यादा थी बॉलिंग में, वनडेज में 40 से ज्यादा एवरेज थी। एक इंडियन बॉलर अपने ही घर में 40 से ज्यादा एवरेज करता था। और एक बहुत बड़ा कारण था क्यों इंडिया टीम भुवनेश्वर कुमार से आगे देखने लगी, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था। तो उन्होंने सोचा देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन भुवनेश्वर कुमार, जो इंडियन कंडीशन बहुत स्ट्रगल करता है। इनफैक्ट वो इंडियन के इंग्लैंड के अलावा उसने कहीं भी इस लेवल पे ओडीआई लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। लेकिन टी20 एक बहुत अलग गेम है। टी20 में आईपीएल में 198 विकेट्स है। मेरे को लगता है अगर कहीं पर इवोल्यूशन की बात है, भुवनेश्वर कुमार ने टी20 में अपने आप को एक्चुअल में इवॉल्व किया। वो जहां पर स्टार्टिंग में पावर प्ले बॉलर बन के आया था, वो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट भी बन के निकला। तो इंडिया के लिए उसने है ना कुछ 7 के अंडर की इकोनॉमी में 90 से ज्यादा विकेट्स लिए, 90 के आसपास विकेट लिए और 7 के अंडर की इकोनॉमी है। 2022 में वो इंडिया का मेन टी20 का प्लेयर था। उस साल भी उसने कुछ है ना 37 विकेट्स लिए थे 32 मैच में, 2022 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसी साल इंडिया का वर्ल्ड कप होता है, बुमराह की एब्सेंस में भुवनेश्वर कुमार हमारा ऑस्ट्रेलिया में जाता है टी20 वर्ल्ड कप खेलने, और तू गेस कर, तेरे को यकीन नहीं होगा, 6 मैच में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 4 विकेट लिए थे ब्रो। अपने को जबकि लग रहा था कि वो बहुत बढ़िया भयंकर खेला है, लेकिन 6 मैच में सिर्फ 4 विकेट लिया। हालांकि इकोनॉमी 6 की थी उसकी, लेकिन अगेन वही जो उसका वनडे क्रिकेट में प्रॉब्लम है, वही टी20 में प्रॉब्लम। तो एक्यूरेट बहुत है, दिखने में अच्छा है, लेकिन विकेट्स नहीं आ रहे, विकेट्स नहीं आ रहे, ना वनडे में आए ना टी20 में। उसके बाद अब देख, सिंपल सी बात है, ऐसी सिचुएशन में जहां तुम वनडेज वगैरह में देख रहे हो कि भाई एक शामी है, एक साइड से बुमराह है कि भाई एट विल विकेट ले रहा है। शामी तो मतलब जैसे कि लेगो होती है ना, लेगो को कैसे कोई बॉल डाल के गिरा देता है, उस तरह से विकेट्स ले रहा है। तुम्हारा टी20 में तुम्हारे पास अर्शदीप सिंह जैसा बंदा आ गया, जो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना भयंकर परफॉर्मेंस दिया है। तो भुवनेश्वर कुमार डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग सीन से एकदम गायब है भाई। इनफैक्ट उसका भी सेम था कि भाई वनडे से है, उसने अपने को टी20 में फोकस किया, टी20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2022 में। चल वर्ल्ड कप में नहीं किया, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन इंडिया टीम मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने ये देख लिया कि भाई देयर इज नो पॉइंट इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये एशियन कंडीशंस में स्ट्रगल करता है, इसको बहुत ज्यादा कंडीशन ड्रिवन बॉलर है। इससे ज्यादा हम शायद अर्शदीप में, भुवनेश्वर में, हर्षित में वगैरह पे फोकस करेंगे। शायद 2027 में हमको एक ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा। जबकि लास्ट सीजन जो आईपीएल में था इसका आरसीबी के लिए 17 विकेट्स लिए थे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट मौकों पर उसने वो विकेट्स लिए। इनफैक्ट जो फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस थी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है भुवनेश्वर कुमार क्यों आरसीबी एक 18 साल के बाद टाइटल जीती है, डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग। मतलब हर एक बॉक्स टिक हो सकता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अपनी बैटिंग में भी इवोल्यूशन नहीं लाया। ठीक है, वो एक स्टार्ट में जब आया था ना, मेरे को आज भी याद है जब उसने पाकिस्तान के सामने डेब्यू किया था, बॉलिंग ऑलराउंडर करके उसके नीचे टैग लगा था। लेकिन आज तक उसने बैटिंग, जबकि बैटिंग कर सकता है वो, हम सबको पता है, लेकिन कभी भी उसमें एक आर्क होता है ना कि हाँ यहाँ से बेटर हुआ, वो कभी नहीं कर पाया। एंड भुवनेश्वर कुमार जैसा टैलेंट एक्चुअली में इस लिस्ट में फीचर कर रहा है। मेरे को लगता है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट कहीं ना कहीं शायद ये ना युजवेंद्र से बेटर था, अगर जस्ट टैलेंट वाइज बात करें। अच्छा फील्डर था, अच्छा बैट पकड़ लेता था, कमाल का बॉलर। इवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं इसने टी20 क्रिकेट में दिखाया, लेकिन फिर भी ये लिस्ट में कर रहा है। मेरे को लग रहा है अगर आज से 10 साल पहले कोई मेरे को बोलता कि भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में आता, मैं शायद उस पर हंस देता, लेकिन हियर वी आर। भुवनेश्वर कुमार के साथ एक चीज और थी, जो इतना सब तूने बताया उसमें एक चीज शायद तू मिस कर गया, कि भाई वो प्रेशर सिचुएशन में क्रम्बल नहीं होता था। उसने बहुत स्टार्टिंग से ही प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये जो एक एबिलिटी होती है, ये तुम्हारे स्किल सेट से भी बढ़ के होती है, ऐसा मेरा मानना है। और इवन दो ये एक स्पेशल एबिलिटी होने के बावजूद भी उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ये मतलब जिस तरीके से उसका जो भी एंड हुआ वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जनरली क्रिकेट में क्या होता है कि कभी कभी हर्षल पटेल टाइप सिचुएशंस लोगों की हो जाती है कि भाई उनके स्टैट्स अच्छे दिख रहे हैं,
मगर जो आई टेस्ट है उसमें वो फेल हो रहा है ना। लेकिन ऐसे लोगों की बहुत कम सिचुएशन होती है जहां आई टेस्ट अच्छा है लेकिन स्टैट्स कुछ प्रूफ करने को है ही नहीं। तो जब जब तुम्हारे पास स्टैट्स की बैकिंग नहीं होगी ना, तब तुम बहुत लंबा अपने आप को खींच नहीं पाओगे, और कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के साथ वही चीज हुई है। और वो बहुत सीधी सी बात है, एशिया में उसने 40 के एवरेज से विकेट ले रहा है, अफ्रीका में तुम मानेगा नहीं, अफ्रीका में वनडेज खेलते हुए 7 विकेट लिए 70 की एवरेज से, एंड दिस इज अ फास्ट बॉलर वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब व्हाट एल्स वी कैन डू, मतलब बहुत सोच के मेरे को सकता है कि यार ये बंदा और ऐसे कैसे कहीं ना इवॉल्व करने के चक्कर में भुवनेश्वर कुमार ने अपना जो मेन स्ट्रेंथ थी वो खो दी, क्योंकि जो वो पेस बढ़ाने गया उसकी वजह से उसकी स्विंग कम हो गई, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया है। और ये कई लोगों का कहना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं। तो वो जो एक स्विंग कम हो गई उसकी वजह से जो उसकी विकेट्स वाले जो कॉलम थे वो जनरली उतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे, उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो गई, विकेट्स कम मिल रही थी, और इवेंचुअली जिस इंसान का करियर लंबा हो सकता था, जो हमको एक बहुत अच्छा सर्व कर सकता था, ऑल फॉर्मेट टाइप प्लेयर हो सकता था, वो हमको इतना ज्यादा लंबा सर्व नहीं कर पाया। ब्रो मतलब तू सोच, वनडे में ओवरऑल इसका एवरेज 35 का, मतलब 35 रन देके एक विकेट ले रहा है सिर्फ। तो मतलब अगर 2 विकेट लेने उसको 70 रन देने पड़ जाएंगे, तो मतलब रियली सैड मेरे को। अच्छा आप लोग, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अभी तक 3 बंदे नाम लिए हैं, युजवेंद्र या भुवनेश्वर, किसका फीचर इस लिस्ट में देखकर तुमको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा बेटर हो सकता था। लेकिन एक जो बंदा है शार्दुल ठाकुर, मैं शॉक नहीं होऊंगा कि शार्दुल ठाकुर का एक और कमबैक होता है कोई ना कोई फॉर्मेट में, क्योंकि दैट इज शार्दुल ठाकुर फॉर एवरीवन। शार्दुल ठाकुर क्यों है इस लिस्ट में ठाकुर? भाई शार्दुल ठाकुर इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वो इस लिस्ट की तरह, जैसे अपने करियर में वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में एक एनोमली है, वो अभी भी कमबैक कर सकता है। इस लिस्ट में से शायद सबसे ज्यादा कमबैक करने के चांसेस उसी के हैं। एक और तरीके से वो एनोमली है क्योंकि वो अकेला ऐसा बंदा है इधर जो बहुत रीसेंट 2023 वाला वर्ल्ड कप खेला है, 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप खेला है वो, ठीक है, और वो फिर भी इस लिस्ट में है। बहुत दुख होता है भाई, इतना अच्छा प्लेयर और इतने अच्छे कैलिबर के प्लेयर को इस लिस्ट में पाते हुए। तो उसके ओडीआईस की जैसे बात करते हैं तो वो 47 मैचेस में 65 विकेट्स लिया है, लेकिन वही है कि इकोनॉमी 6.22 की है, बहुत ज्यादा, और एवरेज 30.98, ठीक है 31 की है। उसके बाद T20 में बात करें तो उसको ऐसा नहीं है कि कम मौके मिले, उसने 25 मैच खेले जिसमें उसने 33 विकेट्स लिए, 9.15 की इकोनॉमी, किसी भी तरीके से ये इकोनॉमी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं शार्दुल ठाकुर कैन कंट्रीब्यूट विथ बैट, बट शार्दुल ठाकुर को T20 इंटरनेशनल्स में कहूं तो उतना ज्यादा मौका नहीं मिला है, सिर्फ 6 इनिंग में बैटिंग आई है, 70 के करीब रन बनाए हैं, 181 का स्ट्राइक रेट है उसका, 23 का एवरेज है, लेकिन बैटिंग इतने ज्यादा करने का मौका नहीं मिल पाया। वनडे में मौका मिला है लेकिन ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, ना कुछ खराब नहीं है। लेकिन बॉलिंग जो है भाई, तुम्हारा जो मेन फोर्टे है, अगर वही अच्छा नहीं होगा तो टीम तुमको सिर्फ अपने सेकेंडरी स्किल के बेस पे कब तक बैक करेगी, या सेकेंडरी स्किल के लिए तो अपनी टीम में इंक्लूड करेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे शार्दुल ठाकुर के साथ दिक्कत क्या हो जा रही है कि शार्दुल ठाकुर के लास्ट के 3 आईपीएल सीजन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। अगर मैं बताऊं 2025 में उसने 10 मैचेस में सिर्फ 18 रन बनाए हैं, 2024 में 9 मैच में 21 रन बनाए हैं, 2023 में 11 मैच में 113 रन बनाए हैं, जिसमें से 113 में से हाईएस्ट 68 एक ही मैच में आ गया था, यानी बाकी की जो कुछ 45 रन है वो बाकी के 10 मैचेस में आए हैं, ठीक है। अब अगर बॉलिंग की बात करें तो 2025 में 10 मैच में 13 विकेट है। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, पहले वो अनसोल्ड हुआ था, उसके बाद कमबैक हुआ इंजरी की वजह से, जो एलएसजी में काफी इंजरीज हुई थी, तो उसमें स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, स्टार्टिंग के 2 या 3 मैचेस में ही 8 या 9 विकेट हो गए थे। लेकिन तू सोच कितना खराब फिनिश हुआ कि 10 मैच में बस 13 विकेट है। 2024 की बात करें, 9 मैच में 5 विकेट, 2023 में आईपीएल में 11 मैच में 7 विकेट, और हर टाइम इकोनॉमी वेरी बैड। 2025 में 11 का इकोनॉमी, 2024 में 9.25 यानी ऑलमोस्ट 10 का इकोनॉमी, 2023 में 10.5 का इकोनॉमी। अब भाई इतने ज्यादा अगर रन तुम दोगे तो तुम नंबर 8 या 9 पे आके कितने भी रन बना रहे हो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि ना तुम विकेट ले पा रहे हो ना तुम रन कंटेन कर पा रहे हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, जब 3 आईपीएल सीजन अच्छे नहीं गए हैं,
तो जो शार्दुल ठाकुर के साथ मेरे को लगता है, जो मैंने इसके पहले भी पॉइंट आउट किया, एज उसके साथ बिल्कुल नहीं है, 33 का वो हो चुका है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर ने अपने फिटनेस में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। यहाँ एक वो इवोल्यूशन वाली जो बात है कि इवॉल्व नहीं हुआ, शार्दुल ठाकुर फिटनेस के सेंस में इवॉल्व नहीं हुआ है। अब जो शार्दुल ठाकुर का रोल है उसमें लाइक टू लाइक, मतलब एग्जैक्ट लाइक टू लाइक नहीं, लेकिन सिमिलर रोल्स में कई सारे लोग हैं। जैसे हर्षित राणा का नाम मैं पहले ही ले चुका, हार्दिक और नीतीश है ही, ठीक है। दुबे कहीं ना कहीं वो हियर एंड देयर ओवर डालने वाले रोल में हो ही रहा है। तो ये सब तो छोड़, टीम ने शार्दुल ठाकुर को होते हुए शिवम मावी जैसे को डेब्यू कराया, उसको प्रेफरेंस दिया। तो टाइम इज रनिंग आउट फॉर शार्दुल ठाकुर। और जैसे मैंने पहले भी बात करी कि टीम अब ऐसे स्पिनर्स को प्रीफर कर रही है जो बैटिंग करे, और पेस बॉलर्स वो जो आउट एंड आउट पेस बॉलर्स हो जो विकेट लेके दे सके। और शार्दुल ठाकुर यार अपनी उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। एक बात बताना चाहता हूँ, ठाकुर उसने इवोल्यूशन से फिटनेस नहीं, इन जनरल बॉलिंग में भी नहीं किया। ठाकुर की एक बात हम लोगों ने कई बार तारीफ की है कि अमेजिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर की कई बार मैं बात कर चुका हूँ, ब्रिलियंट कैरेक्टर। मतलब जहां मुश्किल वक्त खड़े होते हैं ना, ठाकुर अपने आप को बहुत चार्ज अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन दैट योर कैरेक्टर, यू कांट ऑलवेज बी अबाउट दैट, ठीक है। सेकेंडली जो चीज मैं बात करना चाहता हूँ, ठाकुर वनडे क्रिकेट में उसका अवे का रिकॉर्ड शानदार है एज अ फास्ट बॉलर। लेकिन तू इमेजिन कर, 6 के ऊपर की इकोनॉमी कोई सेंस नहीं बनाती। एक बहुत फेमस कहावत है ना, तुम 3 के ना 13 के हो। तो शार्दुल ठाकुर इज दैट गाय। ना वो एक अच्छा बॉलर है, ना वो एक अच्छा बैटर है, ना वो ऐसा बंदा कि हाँ उसकी बॉलिंग इतनी डिसेंट हो कि हाँ उसकी बैटिंग को हम लोग सपोर्ट कर सके। तो अगर 10 मैच में 12 विकेट ले रहा है और 10 मैच 100 रन मार रहा है, तो इससे अच्छा तो तुम या तो कंप्लीट बॉलर खिला लो या तो कंप्लीट बैटर खिला लो। पहली बात। दूसरी बात, 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप का वो जो पार्ट था भाई, उस सीजन में उसको काफी मौके, 16 मैच खेला, 21 विकेट लिया। अभी सुन के बहुत गजब लगेगा कि यार 16 मैच में 21 विकेट वनडेज में इज नॉट बैड, बट 6.5 की इकोनॉमी है। नहीं, तुम यू कैंट जस्टिफाई दैट। तो शार्दुल ठाकुर को ना मेरे हिसाब से, और इनफैक्ट इतने साल से हम लोग देख रहे हैं, शार्दुल ठाकुर का स्टार्ट में जब वो आया था ना, उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी उसकी स्विंग करना। धीरे धीरे वो चली गई, ले दे के वही कटर्स, वही नकल बॉल, ना उसकी यॉर्कर डेवलप हुई, ना बाउंसर उसके साइड से कोई डेवलप हुई, कोई एक एबिलिटी डेवलप नहीं हुई कि हाँ यार उसने, जैसे कि हम बुमराह की बात करते हैं भाई, वो प्रीडोमिनेटली इन स्विंगर बॉलर था, प्रीडोमिनेटली। उसने कितना भयंकर आर्क दिखाया कि वो आउट स्विंग कर लेता है, अब स्लोअर वन डाल लेता है, यॉर्कर डाल लेता है, वो बाउंसर्स डाल लेता है, वो एक चैनल पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग करता है। मोहम्मद शामी को ले लो, मोहम्मद शामी जब आया था, ही वाज जस्ट अ गुड लाइन लेंथ वाला बॉलर, अगर तेरे को याद हो। वहां से उसने अपनी पेस इंप्रूव की, सीम पे तो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया ही किया, बाउंसर्स पे कितना ज्यादा अच्छा काम किया, इनफैक्ट यॉर्कर्स डाला गया। शार्दुल ठाकुर कुड बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर गाय भाई। तू सोच, एक टाइम था जब हार्दिक पांड्या को हम लोग शार्दुल ठाकुर से रिप्लेस करने की बातें कर रहे हैं, एक टाइम था। शार्दुल ठाकुर कुड बी योर, मतलब कौन है आज के टाइम में, अगर तू शार्दुल ठाकुर को हटा भी दे तो तुम्हारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो बैटिंग कर सके। हम लोग टिल डेट हर्षित राणा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर वाज दैट गाय। बट मेरे हिसाब से यहाँ से शायद वो कम बैक कर ले, बट आई हैव नो आइडिया। मेरे को लगता है आउट ऑफ ऑल शायद सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं कम बैक करने के। बट ठीक है, जो हमने पांड्या की बात करी, मैं मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है यार कि मैं ये बता रहा था, कहीं ना कहीं वो होता है ना भाई कि आपके साथ एक खराब इमेज लिंक हो जाती है। तो शार्दुल ठाकुर को जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला था, तो कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई एटलीस्ट तुम टीम को कुछ तो करके दो। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 2 मैच में 4.5 ओवर डाले थे, 48 रन खाए थे, कोई विकेट नहीं, इकोनॉमी 10.66, ठीक है भाई। जब इतना खराब परफॉर्मेंस होगा, तुम गुड बुक्स में से निकल के बैड बुक्स में अपना नाम आराम से दर्ज करवा रहे, तो इट्स वेरी पुअर। शार्दुल ठाकुर, पता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अमेजिंग कैरेक्टर। मेरे को लगता है टेस्ट क्रिकेट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मी। अगर तुम मुझसे पूछे, मेरे को लगता है उसको वाइट बॉल पे फोकस है। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम भी लखनऊ के लिए खेलने आया, मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि क्या कर रहा है, इससे अच्छा गो प्ले काउंटी। मेरे को लगता है टेस्ट इज दिस फॉर्मेट जहां पर वो शायद 3-4 विकेट ले सकता है और 40-50 रन देके कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि उतना टाइम है। बट नेक्स्ट बंदे पे बात करते हैं। हम लोगों ने पांड्या के बारे में बात की, कृणाल पांड्या भाई कितना अमेजिंग कैरेक्टर है। कृणाल पांड्या मेरे को आज भी याद है, जब मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुआ, दोनों भाई साथ में खेलेंगे, आते उसने इम्पैक्ट दिया। मेरे को याद है एक सीजन तो खाली चेन्नई या मुंबई जीती ही कृणाल पांड्या के कंट्रीब्यूशन के। वो चेन्नई वाला मैच था ना, कमाल का बैटिंग किया आरपीएसजी वाला फाइनल, सॉरी चेन्नई, आरपीएसजी वाला। भाई कृणाल पांड्या का स्टार्ट बहुत बेहतरीन हुआ। अगर तुम लोग उसका जाकर डोमेस्टिक का भी रिकॉर्ड देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग फट जाएगा कि यार इतना एक्सपीरियंस बंदा, इतने सारे मैचेस खेले,
इंडिया के लिए उसने सिर्फ ठाकुर 24 इंटरनेशनल गेम्स खेले, T20 वनडे दोनों मिला के, जबकि एक ऐसा बंदा है फील्डर अच्छा, बैटिंग कर लेता था, बॉलिंग कर लेता था, बट ये सब ऑन पेपर में। मैं एक और गजब चीज बता रहा हूँ, बहुत लोगों को शायद याद नहीं होगा। कृणाल पंड्या ने अपना डेब्यू किया था वनडे में इंग्लैंड के सामने, नंबर 7 पे आके कृणाल पंड्या ने अपने डेब्यू मैच में 31 बॉल में 58 रन मारे थे, और वो इंग्लैंड की टीम में उस टाइम पे आदिल रशीद, मोइन अली, मार्क वुड, बेन स्टोक्स ऐसे बॉलिंग अटैक खेल रही थी। उसके सामने इतना भयंकर डेब्यू करने के बाद भी उसका करियर बहुत शॉर्ट स्पैन रहा है। उसका जो इंटरनेशनल करियर है वनडे में, वैसे 5 मैचेस खेले, उस 5 मैच में उसकी 65 की एवरेज है और 2 ही विकेट। इनफैक्ट जो उसका T20 डेब्यू था, अपने T20 डेब्यू में भी उसने 9 बॉल में 21 रन मार दिए थे। अब ये कितना बेहतरीन है एक नंबर 7-8 पे आने वाले बैटर के लिए, 9 बॉल 21 डेब्यू, अमेजिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, इनकंसिस्टेंसी। अगेन नाम बहुत बड़े, दर्शन उस लेवल के हुए नहीं। 2020 से लेके 2024 के दौरान 2 T20 वर्ल्ड कप होते हैं, और इस दौरान ही वाज अबिस्मल इन IPL। ठीक है, ये 4 साल के गैप में ना उसने एक भी बार 200 रन का मार्क क्रॉस किया, ना ही एक भी बार 10 से ज्यादा विकेट लिए। 10 विकेट भी नहीं लिए, बेसिकली 9 विकेट उसके मैक्स जा रहे थे। तो ये जो 4 साल का करियर फेज था, इसमें मेरे को लगता है ना कि एक होता है कि तुम ऊपर गए फिर धीरे धीरे जा रहे हो, मेरे को लगता है ऊपर गया और जस्ट सीधा डाउन द ड्रेन। इसको 4 साल उतना लंबा मौका भी इसलिए क्योंकि इसका नाम बहुत पहले बन चुका था, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई 4 साल मौका देता इस परफॉर्मेंस के बेस से। ठीक है, किसी भाई एक ऑलराउंडर संजय मांजरेकर, खेलने वाले संजय मांजरेकर ने एक वर्ड बोला था, बिट्स एंड पीसेस। कृणाल पांड्या वाज द एपिटोम ऑफ बिट्स एंड पीसेस। अब तू सोच कि एज अ टीम मैनेजमेंट वो चाहती है, मतलब तू सोच जडेजा के अलावा हम अक्षर को ट्राई कर रहे थे, अक्षर से पहले ये लाइमलाइट गेन कर चुका था कृणाल पंड्या। अक्षर थोड़ा लेट आया है, 2021 के वर्ल्ड कप में जब अक्षर को सिलेक्ट करके निकाला गया तो कृणाल वाज देयर, लेकिन कृणाल क्यों जगह नहीं कर पाया? क्यों ना वो बॉलिंग में तुमको विकेट्स लाके दे रहा है, ना ही वही कोई सुनील नारायण का इकोनॉमिकल है, ना चलो ठीक है ना बैटिंग में आपको तुमको कंसिस्टेंटली रन मारा के। मैं तो कोई गजब की बात बता रहा हूँ ठाकुर, लिस्ट ए में इसका 38 का एवरेज है बैटिंग से और 112 विकेट्स है। ये कमाल के नंबर्स है। बेसिकली ये बताता है कि भाई के पास टेक्निक है, भाई के पास कैपेबिलिटीज है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, वरना कृणाल पंड्या कुड बी दैट गाय। अब हालांकि जो उसका लास्ट सीजन गया आरसीबी के लिए बहुत कमाल का गया, 17 विकेट्स, बहुत क्लच परफॉर्मेंसेस, लेकिन मेरे को लगता है उसको नेक्स्ट 2 या 3 सीजन में उसको कुछ बहुत ज्यादा कम, मतलब वो जैसे बीच में सुनील नारायण का सीजन गया था ना कि कुछ 15-20 विकेट ले रहा है, 300-400 रन मार रहा है, कुछ उस टाइप के 1 या 2 सीजन देने पड़ेंगे। वरना तुम्हारे पास वॉशिंगटन है, तुम्हारे पास अक्षर पटेल है, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ और 2-3 तुम्हारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर है, राहुल तेवटिया जैसे को तो हम लोग कब के भूल चुके हैं। जबकि तेवटिया, आई वुड आर्ग्यू, तेवटिया हैज गिवन फार मोर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देन कृणाल पंड्या इन लास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है, तो कृणाल पंड्या जैसा बंदा, एवरीथिंग वाज डेस्टिन्ड फॉर हिम। हार्दिक पंड्या का भाई सब कुछ सही था भाई, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरे को लगता है कृणाल पंड्या एक बहुत बड़ा व्हाट इफ भी हो सकता है इंडियन क्रिकेट के लिए। और मेरे को आज के टाइम में अगर तू मेरे से पूछे, कंसिडरिंग जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मेरे को नहीं कहीं कुछ खास फ्यूचर दिख रहा है कृणाल पंड्या का, जबकि एक टाइम पे ये डेस्टिन्ड था। कृणाल पंड्या के साथ 2 चीजें हैं भाई जो मैं कहना चाहूंगा। एक, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे तुम बहुत ज्यादा फोकस कर सको कि कृणाल पंड्या शुड इम्प्रूव हियर। बस वो ये है कि वो अच्छा है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है कि टीम में जगह बना सके। उसने अपने बॉलिंग में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगा ना कि कृणाल पंड्या आगे IPL में जिस भी फ्रेंचाइजीज में खेले उसमें क्लियर कम्युनिकेशन रखे कि भाई तुम मेरे को टॉप 6 में खिलाओ, मेरे को ज्यादा बॉलें खेलने दो, क्योंकि उसकी बैटिंग में कोई, वो बैटिंग में लाइबिलिटी किसी भी एंगल से नहीं। वो एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर की प्रॉपर डेफिनेशन है कृणाल पंड्या। ठीक है, और अब तो उसकी बॉलिंग उसका एपिटोम बन चुकी है कि भाई कैसे स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग की जाती। जहां तक मुझे याद है कृणाल पंड्या ने अपने लास्ट T20I सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। ठीक है, और उसके बाद से वो वहां से ड्रॉप हुआ, और हाँ उसके बाद से वो वहां से ड्रॉप हुआ और उसको कभी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है वहां पे। तो कृणाल पंड्या को भाई, मैं देखो एक बात बताता हूँ, जो बैटिंग वाला पॉइंट है तेरा कितना वियर्ड है। 2019 में उसने 122 की एवरेज, 4 इनिंग, 6 इनिंग में 118 की, सॉरी एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट, 6 इनिंग में 118 की स्ट्राइक रेट, 2 इनिंग खेली खाली 2021 में, पता नहीं, दैट इज वेरी वियर्ड, 116 की स्ट्राइक रेट उसका मतलब लास्ट टाइम जो 2025 जो उसका आर्ग्यूबली, सॉरी मैचेस की बात कर रहा था, 16 मैचेस में 118 की स्ट्राइक रेट, 13 मैचेस में 116 की स्ट्राइक रेट, 14 मैचेस में 126, 15 मैचेस 113। तो यू कांट लाइक, ऐसा भी नहीं है कि एटलीस्ट ही इज स्मैकिंग हार्ड,
मतलब ना रोमारियो शेपर्ड टाइप है कि भाई मार तो रहा है कम से कम छक्के। एक टाइम पे जब कृणाल पांड्या आया था ना, जो आरपीएसजी वाली बात करें, भाई ही कुड स्मैश यू, मतलब तुम हल्के में नहीं ले सकते भाई कृणाल पांड्या को, तुम्हें उठा के फेंक देगा। अरे अब भाई उसकी कृणाल पावर गेम पांड्या के कम बहुत, हाँ बहुत ज्यादा पावर गेम गायब है। अगर किसी को कृणाल पांड्या की पावर गेम देखनी हो तो भाई एक डीसी के सामने उसका एक मैच था, या तब शायद वो दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, जिसमें उसने 36 बॉल में 83 रन मारे थे नंबर 3 पे आके। मतलब मुंबई ने उसको शायद इमरान ताहिर और अमित मिश्रा को टैकल करने के लिए नंबर 3 पे भेजा था, और वहां आके उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे कई परफॉर्मेंसेज है उसके नाम पे, और ही कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट, बट वही बात है कि भाई हो नहीं पा रहा है, वो अब तू सोच डिलीवर नहीं हो अब पा रहा। अब तू सोच 140 मैचेस खेले इसने आईपीएल में, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 140 मैचेस, इट्स लाइक 10 सीजन से ऑलमोस्ट हो गए। एंड फिर भी अगर इस इतना सब सोचने के बाद एक बंदा 10 सीजन खेल रहा है, उसने इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 25 गेम्स या 24 गेम्स खेले, थिंग्स डिडंट जस्ट गो वेल। लेकिन एक बंदा मेरे को लगता है यार, ऐसा लगता है भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत मतलब उसको देखता हूं, देख सकते हैं बहुत अच्छा है। हमने कहीं ना कहीं शायद आईपीएल के टाइम पे भी बात किया था राहुल त्रिपाठी के बारे में कि ये आईपीएल उसका बहुत अच्छा जाना जरूरी है, वरना इंडिया के चांसेस एकदम खत्म है। आज फिर से हमारे उसमें ये फीचर कर रहा है। राहुल त्रिपाठी पे बात करिए। राहुल त्रिपाठी इस लिस्ट से थोड़ा अलग इसलिए भी है कि हमको दुख होता है राहुल त्रिपाठी के लिए। राहुल त्रिपाठी को यार इतने ज्यादा मौके ही नहीं मिले। राहुल त्रिपाठी ने अपने करियर में सिर्फ 5 टी20 आईज खेले, जिसमें 97 रन है उसके, 19 के करीब का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। वो कोशिश कर रहा था रन बनाने की, इंटेंट दिख रहा था। उसकी जो लास्ट इनिंग्स थी वो 44 हाईएस्ट, वो उसका हाईएस्ट करियर स्कोर है, जो उसने 22 बॉल में 44 हाईएस्ट या 30 बॉल में कुछ ऐसे मारे थे। राहुल त्रिपाठी भाई अब जिस सिनारियो में फंस चुका है, मेरे को लग रहा है राहुल त्रिपाठी के लिए यहाँ से बहुत मुश्किल है। बताता हूँ राहुल त्रिपाठी का स्टार्ट कैसे हुआ था। जब सबको याद होगा 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने राहुल त्रिपाठी को मौका दिया, उसका आईपीएल डेब्यू हुआ, और वो पावर प्ले में एकदम बैशर टाइप रोल निभाता था। वहां पे उसके 391 रन थे 145 के स्ट्राइक रेट के साथ। कोई अपने डेब्यू में इतना अच्छा खेल रहा है। किसी को याद हो तो उसने कुलदीप यादव को शायद 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस मारे थे उस सीजन में, ठीक है। वहां से भाई जब वो मैं इससे आरपीएसजी एक से सेकंड निकलता है, इससे गजब बता रहा हूँ, उसने हैदराबाद के लिए खेलते हुए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को उधेड़ दिया था, खत्म कर दिया था उसने। गो वो जब वहां से निकलता है तो राजस्थान रॉयल्स में जाता है। वहां पे उसका सीजन इतना अच्छा नहीं जाता, क्योंकि फॉर सम रीजन राजस्थान रॉयल्स वहां से उसको टॉप ऑर्डर से उठा के मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में खिलाने लगती है। वो वापस केकेआर में आता है। उसके कॉन्ट्रीब्यूशन हियर एंड देयर चिपी चौपी रहते हैं, कुछ इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं। और उसके बाद वो फिर से एसआरएच में जाता है, जहां पे उसकी 1-2 इनिंग्स एकदम ऐसी होती है जैसे कि भाई माइंड बॉगलिंग, पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं। और जो लास्ट सीएसके वाला सीजन था वो तो कितना अबिस्मल गया है, वो सबको ही पता है, ठीक है। उसके लास्ट 3 आईपीएल सीजन्स की बात कर लेता हूं मैं। तो जैसे 2025 में सिर्फ 5 मैचेस में 55 रन है, 11 की एवरेज, 96 की स्ट्राइक रेट। 2024 में 6 मैच में 165 रन, 27 की एवरेज, 143 की स्ट्राइक रेट। 2023 में 13 मैच में 273 रन, 128 की स्ट्राइक रेट के करीब। भाई अब जो सिनारियो बन रहा है, ठीक है, उसमें तुम इन रिकॉर्ड्स के बेस पे इस परफॉर्मेंस जो जो तुम्हारा ये आईपीएल का परफॉर्मेंस है उसमें टीम में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि मिडल ऑर्डर जो है वो पैक है। एज तुम्हारी साइड है नहीं, तुम 34 के हो चुके हो, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल तुम हो नहीं कि भाई तुम तिलक वर्मा या नीतीश राणा या रियान पराग जैसे हो कि जो थोड़ी बहुत इधर उधर बॉलिंग भी कर लेगा। फील्डर अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं गंभीर का जो माइंडसेट है उसके साथ अभी फिट नहीं होगी। इसके साथ साथ जो लोग बेंच पे बैठे हैं वो लेजेंडरी नाम है भाई। श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिल रहा। ध्रुव जुरैल जो है वो एज अ बैटर खेल सकता है, उसको मौका नहीं मिल रहा। वो एज अ विकेट कीपर भी टीम में जगह नहीं बना पा रहा है। जायसवाल शशांक हाँ सिंह, ये सब की तो बातें ही नहीं हो रही है। हाँ, इन लोगों की तो अभी बात ही नहीं हो रही है जिनका आईपीएल सीजन अच्छा जा रहा है। अब टीम मिडल ऑर्डर में पैक है भाई। सूर्या, तिलक, जितेश, रिंकू दुबे, हार्दिक है, फिर नीतीश कुमार रेड्डी है। तुम्हारे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नैरेटिव है तुम्हारे साथ कि भाई तुमने एक टीम को पूरा जिता दिया, या तुम बहुत एक ऐसा कमबैक कर रहे हो जैसे करुण नायर को बीच में बहुत हाइप मिली थी। वैसा कुछ है नहीं। अब यहां से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना भाई कि करियर खत्म है राहुल त्रिपाठी का, अनटिल अनलेस वो कुछ एकदम
भाई ब्लास्ट कर दे कि 500 प्लस रन बना दिए उसने या 600 प्लस आईपीएल में बना दिए और दूसरा सीजन भी आईपीएल में बहुत अच्छा जा रहा है और वो फिर कुछ आशीष नेहरा टाइप्स कमबैक कर रहा है 35-36 साल की उम्र में T20 इंटरनेशनल में वापस। बहुत डार्क फ्यूचर है यहाँ। डार्क फ्यूचर मेरे को प्रॉपर ब्लिक, मैं तो एक बात झूठ नहीं बोलूंगा और अगेन नहीं कोई गलत, मेरे को बहुत पसंद है ये बंदा, कैरेक्टर अच्छा है। राहुल त्रिपाठी इतने मैचेस जो आईपीएल के खेले हैं या अगर इंडिया के लिए भी डेब्यू किया है, आई थिंक ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर और अपने आप को लकी मानना चाहिए, क्योंकि अगर तू उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखें भाई, लिस्ट ए में 34 की एवरेज है, 34 की एवरेज है लिस्ट ए में इसके सिर्फ, ठीक है। T20 ओवरऑल T20 में 25 की एवरेज और 134 का स्ट्राइक रेट। यू विल फाइंड लाइक लिटरली 15 मोर बेटर प्लेयर्स विद फार बेटर नंबर्स टू, जिनको है ना कभी कोई टीम से मौके नहीं मिल रहे हैं। वेरेस राहुल त्रिपाठी टीम आफ्टर टीम, भाई वो राजस्थान में जाता है, उसके तो केकेआर में जाता है, केकेआर से हैदराबाद में जाता है और फिर चेन्नई में। भाई उसकी लास्ट 3 टीम ऐसी टीम है जो अपने आप में खुद एक मैच विनिंग टीम रही है, जिनका एनवायरमेंट बहुत है। चेन्नई से बेटर कौन सी टीम में जा सकता था वो? कोई टीम अब बची, अब मुंबई बची है भाई, चेन्नई से बेटर कोई टीम बची नहीं तुम्हारे पास। अगर वहां जाके भी परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे को लगता है ही हैज हिट द सीलिंग, ही सीम्स लाइक अ वेरी गुड गाय, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देयर इज नो परफॉर्मेंस। मेरे को लगता है अगर उसने इंडिया के लिए भी खेला है, वो एक पर्टिकुलर टाइम जोन ऐसा था जहां पर इंडिया एक तेज बैटर ढूंढ रही थी, वो शायद तेज कैटेगरी में था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है नेट्स में या इन जनरल खेलते हुए टीम इंडिया ने रियलाइज किया कि इसकी सीलिंग उतनी ऊंची नहीं है। इससे अच्छा वो लोग ने ऐसे बंदों में इन्वेस्ट करने का सोचा कि शायद अब भी फेल होंगे लेकिन उनकी सीलिंग बहुत हाई है। मे बी अभिषेक, संजू, शुभमन गिल आर दूस गाय, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ना बॉलिंग करता है, कीपिंग एक टाइम पे किया करता था थोड़ी बहुत, वो छोड़ चुका है भाई। एक बंदा लिस्टे में 34 की एवरेज है, फर्स्ट क्लास में 30 की एवरेज है, तो तू इमेजिन कर एक 30 की एवरेज वाला लिस्टे का बैटर या 24 की एवरेज वाला T20 एवरेज का बैटर आईपीएल के इतने मैचेस खेल चुका है, देखो शॉकिंग नहीं लग रहा है? सही बात है। अब कहीं ना कहीं यार यहाँ पे जब लोगों के रिकॉर्ड देखोगे, जब पूरा बैटिंग डोमिनेटेड एरा हो चुका है, उसमें राहुल त्रिपाठी का रिकॉर्ड तुमको एक मीडियोकर सा ही लगेगा। लगेगा नहीं कि कभी ये बंदा इसको T20 इंटरनेशनल में मौका दिया गया होगा, ये स्क्वाड के साथ इतने टाइम रहा होगा। ऐसे कई लोग हैं जो इससे बेटर रिकॉर्ड लेके खेल रहे हैं। आईपीएल में 100 मैचेस हैं इसके, कितने 100 मैचेस और 26 का एवरेज है, इट्स अ वेरी बिग नंबर। और मोस्टली इसने टॉप ऑर्डर में खेला है, ठीक है, केकेआर ने इसको बहुत टाइम तक ट्रस्ट किया, लेकिन भाई कंसिस्टेंट है होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है ये पूरी लिस्ट में हमने जितने भी बंदों की बात की, मेरे को लगता है राहुल त्रिपाठी एकदम लास्ट में आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दो जाते जाते। हम लोग काफी सारी मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे एपिसोड लाइंड अप हैं, इसके साथ साथ हमारे लाइव स्ट्रीम लाइंड अप है। लाइव स्ट्रीम का मैंने ऑलरेडी शेड्यूल यूट्यूब पे लाइव डाल दिया है। तो भाइयों मैं चाहूंगा आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। अभी 1000 जो सब्सक्राइबर्स थे वो सिर्फ एक चेक पॉइंट था, 1 मिनट, 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ एक चेक पॉइंट था, वो एक चेक पॉइंट था हमारे लिए, उसका मैं माइलस्टोन भी नहीं बोलूंगा, एक चेक पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चेक। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास और कुछ है नहीं, हमारे पास जो है आप और हमें। पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन बेटर हो, वीडियो क्वालिटी बेटर हो, कंटेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि हर बार कि आपको कुछ ऐसा दे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हम लोग लिस्ट वाले वीडियोस दे रहे हैं, लेकिन उस लिस्ट में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग लाए। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको। और जो यहाँ तक देख रहा है उसके लिए भाई एक ब्राउनी पॉइंट ये भी है कि भाई अगर तुमको लगता है कि कोई एक क्रिकेट टॉपिक है या कुछ ऐसी चीज है जिसपे हमको बात करनी चाहिए, तो तुम उसको प्लीज कमेंट करो, हम कंसिडर करेंगे। मैं रीड करता रहता हूँ, मैंने देखा कुछ लोगों ने बोला है कि भाई श्रीलंका का कैसे डाउनफॉल हुआ, तुम उसकी पे बात करो, या वेस्ट इंडीज का कैसे हुआ। हम उस पर भी भाई चीज करके लेके आएंगे। अच्छा, मैं इस टाइप की एक और चीज बता दूं, ये जो इस टाइप के वीडियोस होते हैं जो हमने अभी बनाया, वो कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी है, लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान का डाउनफॉल भी काइंड ऑफ इजी था, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। लेकिन वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इस टाइप के अगर बनाने, जैसे हमने धोनी का एक वीडियो बना, इट टेक्स थोड़ा सा टाइम लगता है कि उनको रिसर्च करना पड़ता है, हमको डेटा लगाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग सिर्फ कैमरा ऑन करें, कुछ भी बड़बड़ करें, एकदम जेनेरिक ब्राउनी पॉइंट्स बताए और चले जाए, वो हर कोई कर रहा है, हमारे पास क्या लगे। तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग हमारा एपिसोड देख रहे हो तो आपको कुछ ऐसी चीज पता चली हो जो आपको एक्चुअली में ना पता हो। मेरा एक्चुअली में बस वही टारगेट रहता है कि आपको कुछ अलग मालूम पड़े। तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है।